नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कुदरत का इंसाफ। अमन के पापा बेटे से कहते हैं कि बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्ध आश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसीलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? राकेश जी ने वृद्ध आश्रम को देखकर अपने बेटे अमन से पूछा। अमन बोला, पापा, मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने ही आया हूँ। आपका कोई भाई आपको याद नहीं कर रहा है, लेकिन यदि कल मैं आपको बता देता कि आपको वृद्ध आश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसीलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर अमन के बगल में बैठी हुई अमन की पत्नी निशा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से ही आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथपेस्ट याद आया और फिर निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आ गई। एक सामान याद करने और लेने में आपने हमें ही देर करवा दी। राकेश जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो। पापा बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन में तुमने जो भी मांगा वह दिया। अपनी पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। अमन बोला, पापा, ऐसा भी क्या कर दिया आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फ़र्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिन में यहाँ आपके कई दोस्त बन जाएंगे और आपका मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बड़ों के लिए सही जगह है। राकेश जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त, मुझे बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे घर वापस ले चलो बेटा। निशा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वह घर आपका नहीं है, समझे? अब वह हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपके लिए तो सही जगह यही है। अमन भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब ज़्यादातर पार्टी होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। इसीलिए ये जगह आपके लिए बेहतर है। राकेश जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं अमन? अमन ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिग्गी खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए पापा अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी से जा सकें। निशा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा पता नहीं। राकेश जी बेटे को देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, अमन ने झटके से अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। निशा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। राकेश जी ने अपना नीचे पड़ा हुआ सामान उठाया और भीगी पल के लिए अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक शख्स बाहर आया और उसने राकेश जी के हाथ से सामान ले लिया। वो उस शख्स से आंसू छुपा ना सके। वह बोले, बाबूजी, रोइए मत। यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यह वृद्ध आश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है तो आपका भी उठा लेगा। राकेश जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? बाबूजी, मेरा नाम संजय है। मैं 7 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई बेटा अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही बेटा समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। संजय राकेश जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला,
वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? राकेश जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, संजय, मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी सविता के निधन के बाद मैं ज़्यादा ही बीमार रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन बहू निशा से बोला, बेटा, मुझसे यह रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी और कहने लगी, आपको तो घर बैठे फरमाइशें सूझ रही हैं, कभी यह बना दो, कभी वह बना दो। मैं क्या नौकरानी हूँ आपकी? कान खोल कर सुन लो, अब आपकी पत्नी तो इस दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइश पूरी करती थी, और मुझ पर यह जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा अमन भी उस दिन निशा से बोला, निशा, बना दो ना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा। इनके लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब यह बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा, तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू, अब आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो भी खाने को देती मैं उसे चुपचाप खा लेता, भले ही मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उसे कुछ ना कहता। एक दिन अमन जब मुझे जेब खर्चे के पैसे दे रहा था तो निशा ने अमन के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है इनको पैसों की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं। जब घर में खाने को सब कुछ मिल जाता है तो इन्हें जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है? मैं बोला, बेटा, कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाते हैं या मंदिर, तो कभी कोई दोस्त कह देता है कि रिक्शा में चलते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना तो हो नहीं पाता कि मंदिर चलकर जाया जाए। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। निशा बोली, पापा जी, कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर में जाएं, रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। अमन बोला, पापा, निशा सही कह रही है। बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची मिलनी बंद हो गई। तो मैं चुपचाप ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान, मुझे भी जल्दी उठा ले। सविता ना जाने मुझसे पहले क्यों चली गई, मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था मैं। थोड़े दिनों बाद घर में अमन और निशा अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को वह लोग बाहर से बंद कर देते थे। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज़ रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद अमन और निशा ने दरवाज़ा खोला और दोनों मुझे डांटने लगे। आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी, दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। अमन आगे बढ़कर बोला, आपने पूरा मूड ख़राब कर दिया पापा। आज दोनों ने मेरा हाल चाल भी ना पूछा कि मैं कैसा हूँ। मैं थोड़ी देर तक हाँफता रहा और वे अपने कमरे में चले गए। और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठा बहाना बनाकर यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। राकेश जी की सारी कहानी सुनकर संजय की आंखें भी नम पड़ गई। संजय बोला, बाबूजी, फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? यह लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते, यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। राकेश जी बोले, संजय, उस घर से मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और सविता की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजारा बसर कर लेता और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में ही पूरी हों और मेरी अर्थी भी उस घर से ही निकले। इसीलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था।
संजय बोला, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। राकेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर निकाल कर देखने लगे। संजय उतने में राकेश जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। राकेश जी धीरे धीरे वृद्ध आश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र उन्हें बहुत याद आते थे। सुबह सारे प्रिय मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत अकड़ता था, मगर कम से कम उस घर में सविता की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन्हीं यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन राकेश जी वृद्ध आश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें राकेश जी के दोस्त गुप्ता जी की बेटी दिव्या ने देखा और देखते ही बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? दिव्या को देखते ही राकेश जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना दिव्या को बताई। दिव्या पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही अमन के घर नोटिस पहुँच गया। नोटिस देखकर अमन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अमन निशा से बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है। निशा गुस्से से बोली, अमन तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अमन बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है। निशा बोली, फिर पता नहीं यह घर खाली क्यों करने का नोटिस आया है। अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। अमन और निशा दिव्या के पास पहुंचकर बोले, हमें घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। दिव्या ने अंदर से राकेश जी को बुलाया और बोली, अगर तुम घर के मालिक हो तो यह कौन है? राकेश जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और अमन बोला, पापा आप बताइए इनको कि घर का असली हकदार कौन है। असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। राकेश जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना मैंने, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। दिव्या बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दें तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। अमन और निशा राकेश जी से माफ़ी मांगने लगे और अमन बोला, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। निशा बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिव्या बोली, तुम दोनों अपना ये नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दें, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। राकेश जी को दिव्या ने हौसला दिया था, जिससे राकेश जी का आत्मसम्मान वापस लौट आया था और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद राकेश जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट आया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनसे प्यार करिए और उनको वृद्धाश्रम भेजने की गलती मत करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।